हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एमपीएससी 2025 के लिए 100 टेस्टों की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें ये हमारा 8वां टेस्ट रहेगा। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि यूनिट 5 से संबंधित टॉपिक हैं। भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो यूनिट दी हुई है यूनिट 5 में। और ये टॉपिक कौन सा है? संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा और संविधान के स्रोत, ये टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। ये 2025 से संबंधित टेस्ट है, बहुत बिल्कुल नया टेस्ट है। ठीक है। नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, आपको बहुत सारे इसमें न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है। चलिए हम समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? ये सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? 5 वर्ष। 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारी परिषद का सदस्य कौन नहीं था? ये सदस्य कौन नहीं था? लीमेंस्टर इसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? लीमेंस्टर। बहुत नया क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं था, लीमेंस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्ट से दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इसलिए इनको पढ़ लेंगे। शुरू के 10-20 क्वेश्चन ये इसके रहेंगे, तो आप ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। विनियामक अधिनियम के द्वारा किस वर्ष कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? विनियामक अधिनियम के तहत ये की गई 1774 में। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय की बात है ये, 1774 में, है ना। ये अधिनियम, विनियामक अधिनियम कब का आया था? 1973 में अधिनियम आया। 1973 के अधिनियम के तहत 1974 में इसकी स्थापना कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गईं? किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? प्रधान सेनापति की ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था चार्टर एक्ट 1813। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1813। इसमें 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ऐसी बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अधीन कार्य करने हेतु धर्म, रंग, नस्ल या वर्ण के आधार पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा? इस प्रकार से अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये चार्टर 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसकी किस धारा में ये बात कही गई है? ये धारा थी 87 87वीं धारा थी जिसमें ये बात कही गई। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहली बार एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई। ये विधिक सदस्य की नियुक्ति कब की गई? चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में इसकी नियुक्ति कर दी गई। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा अधिनियम विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने का प्रावधान करता है? विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की बात करता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अलग करने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन सा अधिनियम देता है? जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनको कार्य करने का अधिनियम किस में दिया गया था? ये दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। 1813 का ये चार्टर एक्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन कब किया गया? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन कब किया गया? ये किया गया 1800
1823 में, 1823 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत का राजस्व सीधे ब्रिटेन की संसद के अधीन लाया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत का राजस्व सीधे ब्रिटेन की संसद के अधीन लाया गया था? ब्रिटेन की संसद के अधीन कब लाया गया था? ये भारत शासन एक्ट 1858 का है। भारत शासन एक्ट 1858 है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विकेंद्रीकरण की शुरुआत करता है? ये कौन सा अधिनियम है जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत करता है? ये विकेंद्रीकरण की बात करता है भारत शासन अधिनियम 1861। ये भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है इसको, 1861 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ करने वाला अधिनियम कौन था? निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ करने वाला अधिनियम कौन था? ये था भारत शासन एक्ट 1892। भारत शासन एक्ट 1892 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकहित के विषयों में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सर्वप्रथम किस अधिनियम में आया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में आया? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन एक्ट 1909। भारत शासन एक्ट 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सर्वप्रथम इस अधिनियम में आया। किस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? ये था भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार हेतु कौन सा एक्ट उल्लेखनीय है? सांप्रदायिक प्रणाली के विस्तार हेतु कौन सा एक्ट उल्लेखनीय है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हेतु कौन सा एक्ट उल्लेखनीय है? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 1919 और 1935 ये दोनों अधिनियम हैं जिसमें सांप्रदायिक प्रणाली की बात की गई, 1919 और 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस वर्ष संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई? संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका आंसर आप सभी जानते हैं। इसकी व्यवस्था कब की गई? 1939 में इसकी व्यवस्था कर दी गई। 1939 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1919 के अधिनियम द्वारा गठित केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 1919 की अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानसभा गठित की गई थी उसका कार्यकाल कितना था? उसका जो कार्यकाल था वो था 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का इसका कार्यकाल था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था? जो राज्य परिषद है, ठीक है, उसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था? इसका आंसर देख लेते हैं, 27 या 27 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया? ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत था ये 1935 के तहत। भारत के लिए लिखित संविधान बनाने का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? भारत के लिए लिखित संविधान बनाने का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है क्रिप्स मिशन में। भारत के लिए लिखित संविधान बनाने का सर्वप्रथम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, 3 स्टार लगा लेंगे इसमें। भारत के लिए लिखित संविधान बनाने का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है क्रिप्स मिशन में। लिखित संविधान क्रिप्स मिशन के लिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस अधिनियम के तहत बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों, ये था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया? भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, ये भी आप सभी जानते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ये जो ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द यहाँ से समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? ये अधिनियम से प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किस वर्ष की गई? सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई? दोस्तों यहाँ से संविधान सभा के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, तो हमारे सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और जो पहले क्वेश्चन हमने किए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? भारत की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1934 में। 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों के सदस्य शामिल हुए? संविधान सभा के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतें थीं, जो देशी रियासतें थीं उनके सदस्य शामिल हो गए थे? ये थी तृतीय सभा या तृतीय अधिवेशन था। ठीक है, तृतीय अधिवेशन में ये शामिल हो गए थे देशी रियासत के सदस्य। संविधान सभा का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो किस आधार पर किया गया था? ये किया गया था कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। ये 3 आधार थे, कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिला सदस्य उपस्थित थीं? जब संविधान सभा की पहली बैठक चल रही थी तो उस समय कितनी महिला सदस्य उपस्थित थीं? ये जो महिला सदस्य उपस्थित थीं उस समय 9 महिला सदस्य थीं दोस्तों। कितनी? 9। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु कुल कितने दिनों बैठकों का आयोजन किया गया था? संविधान का जब निर्माण हुआ तो कुल मिलाकर कितने दिन बैठकें हुई? ये थी कुल मिलाकर 165 दिन। 165 दिन बैठक हुई, तब संविधान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत, यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रेनविले ऑस्टिन का। ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा क्या थी? कांग्रेस थी, और जो कांग्रेस थी वो भारत था। ये कहते हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 का आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? 15 महिलाएं थीं दोस्तों, है ना, उस समय की बात है जब। तो निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो इसका आंसर कौन सा जाए? मालती राय। मालती राय जो थी वो उस समय संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। बाकी ये पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल और रेणुका रे, ये सभी संविधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं। स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्रता की पूर्व सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने ये प्रस्तुत किया स्वतंत्रता से पूर्व कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाए। ये कहते हैं एम.एन. रॉय, है ना।
चलिए एम.एन. राय है ना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसे भारत सचिव के रूप में कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किसे भारत सचिव के रूप में कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया? भारत सचिव के रूप में दोस्तों ये थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे भारत सचिव के रूप में कैबिनेट मिशन में शामिल कर लिया गया पैथिक लॉरेंस को। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं थे जो कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष किया गया था, है ना। तो इसमें देख लेते हैं जो कार्यकारिणी परिषद का क्या पूछा गया है, अध्यक्ष, है ना। इसमें क्या है, जो अध्यक्ष होता था कार्यकारिणी परिषद का वो वायसराय होता था, है ना, पदेन अध्यक्ष होता था वायसराय। और इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, ठीक है। जो उस समय का जो वायसराय हुआ करता था तो यहाँ इसकी कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ये सदस्य कौन नहीं था, देख लेते हैं। राधा कृष्णन ये सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया किस पर आधारित थी? संविधान सभा की वो चुनाव प्रक्रिया है वो किस पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935 के एक्ट पर संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया आधारित थी। संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया किस पर आधारित थी? 1935 के एक्ट पर यह आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित किया गया? 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। ये उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ये 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव नहीं है, ये उद्देशिका प्रस्ताव है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, है ना। 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले तक बैठक की इन लोगों ने। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये इस समय 24 जनवरी इन लोगों ने कौन सा अधिवेशन बुलाया था? 12वां अधिवेशन बुलाया था इस समय, है ना। याद रखेंगे कि अंतिम बैठक 12वां अधिवेशन में हुई थी। बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी? बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी? अनुच्छेदों की कुल संख्या थी 243, 243। बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी? 243। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा थी, उसका प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ठीक है। 26 नवंबर को किस वर्ष से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट होता है 2014 से। कब से? 2014 से संविधान दिवस हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, 2014। चलिए आगे देखते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? सर्वप्रथम जो है भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था बंगाल से,
है ना। बाद में जब ये बंगाल पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया था, ठीक है, जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उस समय जब बंटवारा हुआ था, तो फिर इन लोगों ने क्या किया बाद में कि कोई व्यक्ति था उसने अपनी सीट खाली की, फिर वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था बाद में। तो ये सर्वप्रथम पूछा था, उसका आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, है ना। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत किसने की थी? ये करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका पूरा नाम था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने का सुझाव किसने दिया? राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक हितों को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक हितों को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे वो कौन हो जाएंगे? के.एम. मुंशी जो है प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य थे, कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कभी कभी इतना इजी पूछ लेता है एमपीपीएससी की, हम गलत करके आ जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अधिनियम विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद का निर्णय निरस्त करने का अधिकार प्रदान करता है? ये हो जाएगा 1786 का अधिनियम। कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा कब की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा कर दी गई थी, 16 मई 1946 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का क्या हो जाएगा? चलिए विचार करें, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ ये पूछ रहा है। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोस्तों दूसरा कथन सत्य है। ठीक है। कौन सा है? दूसरा कथन सत्य है। संविधान सभा का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी सभा में गुजरात की साबरमती सीट से चुने गए थे। अच्छा, ये कितने कथन सत्य थे ये पूछ रहा है। ठीक है। कितने कथन सत्य थे, कितने कथन सत्य हैं? तो इसमें 2 कथन सत्य हैं। ठीक है। इसमें जो है कथन 1 और 3 ये कथन सत्य हैं। ठीक है। तो इनको पढ़ लेते हैं हम। संविधान सभा का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ था, ये सही है। फिर संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, ये भी सही है। बाकी ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से कितने सदस्य चुने गए? मध्य प्रांत एवं बरार से कितने सदस्य चुने गए थे? ये थे 17। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा में मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से सर्वाधिक सदस्य शामिल थे? ये किस क्षेत्र से शामिल थे? ये ग्वालियर वाले क्षेत्र से शामिल थे दोस्तों। कौन से? ग्वालियर वाले। राज्यों के समूहीकरण के दौरान अंडमान निकोबार को किस समूह के अंदर रखा गया था?
अंडमान निकोबार की बात कर रहा है। ये समूह था डी। कौन सा समूह था? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान सभा की गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? कि संविधान सभा गठित की जाएगी, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? ये की गई 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? चलिए देख लेते हैं कि क्यों चुना गया। वे सर्वाधिक संसदीय अनुभव वाले व्यक्ति थे। वे सर्वाधिक संसदीय अनुभव वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको चुना गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। संविधान सभा के लोगों के रूप में किसे चुना गया? संविधान सभा के लोगों के रूप में ये था हाथी। कौन सा था? हाथी दोस्तों, है ना, याद रखेंगे आप। ये संविधान सभा का लोगो था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे न्यू क्वेश्चन हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। संविधान सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु किस दिन नियम बनाए गए? संविधान सभा को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु किस दिन नियम बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 12 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस तिथि को समाप्त हुआ? पहला अधिवेशन, कुल मिला के 12 अधिवेशन हुए थे, है ना, जो लास्ट बैठक हुई थी तब तक 12 अधिवेशन हुए थे। तो पहला अधिवेशन समाप्त कब हुआ? ये हुआ था 23 सितंबर 1946 को। 23 सितंबर 1946 को। ठीक है। आगे देख लेते हैं संविधान सभा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा नेहरू। ठीक है। कौन थे? नेहरू थे। जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पूर्वोत्तर के अतिरिक्त जनजातीय अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जनजातीय अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अमृतलाल ठक्कर। अमृतलाल ठक्कर इसके आंसर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे उस टाइम? ये थे एस वरदाचारी। एस वरदाचारी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में पहली चर्चा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? संविधान सभा में पहली चर्चा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये जो चर्चा की गई थी ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, है ना। पहली संविधान सभा में इन्होंने पहला भाषण दिया था, है ना। चर्चा लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। चलिए, देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य शेष बचे थे? जो ब्रिटिश भारत था उसके कितने सदस्य शेष बचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 229। 229 जो सदस्य थे ब्रिटिश भारत की, ये शेष बचे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रारूप समिति के किस सदस्य ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था? दे दिया था ये बी.एल. मित्र ने। बी.एल. मित्र ने ये दे दिया था। किस दिन से संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में कार्य सौंपा गया?
अंतरिम संसद के रूप में इनको कार्य सौंपा गया 17 नवंबर 1947 को। 17 नवंबर 1947 को अंतिम संसद के रूप में कार्य सौंपा गया। आगे देख लेते हैं। प्रारूप समिति द्वारा सर्वप्रथम पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया। पहला प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया है वो 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति द्वारा सर्वप्रथम पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया, 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में पहली बार संविधान कब पढ़ा गया। संविधान सभा में पहली बार संविधान कब पढ़ा गया, ये पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। पहली बार ये पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 का। ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, है ना। तो बस वही है कि पढ़ते हुए हमें देखना ही पड़ेगा उसको, तभी हम बना पाएंगे, है ना। या पूरी तरह अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि 4 नवंबर था भाई, 4 नवंबर 1948। संविधान सभा में प्रस्तावना पर चर्चा कब की गई। संविधान सभा पर प्रस्तावना पर चर्चा कब की गई, ये की गई थी 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949, है ना, 17 अक्टूबर 1949। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता हेतु अनुमोदन कब प्रदान किया गया, ये था 16 मई 1949। 16 मई 1949। मुंशी आयंगर सूत्र का संबंध किस विषय से है, ये किस विषय से है, ये राजभाषा से संबंधित है। किससे है, राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, S.N. मुखर्जी। S.N. मुखर्जी ये मुख्य प्रारूपकार हुआ करते थे। संविधान की हिंदी प्रति का लेखन किसके द्वारा किया गया। हिंदी प्रति का जो लेखन है ये थे बसंत कृष्ण वैद्य थे। बसंत कृष्ण वैद्य थे, इन्होंने हिंदी प्रति का लेखन किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को पूर्ण रूपेण अंतरिम संसद में कब परिवर्तित कर दिया गया। पूर्ण रूपेण किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 को लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी 1949 को लागू नहीं किया गया, ये था 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। ये कौन सा था, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 378। 378 को लागू नहीं किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुता का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुता का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने का उल्लेख नहीं मिलता है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है, ये 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, ये फिर से एक बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों सारे ही हैं क्योंकि न्यू तैयार किए गए हैं। बॉम्बई बाद ये केस था। किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। दोस्तों प्रीलिम्स से पहले हम इसमें लगभग 100 टेस्ट कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारे सीधे 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 10,000 क्वेश्चन ये हमारे महत्वपूर्ण होंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज होंगे। सिलेबस का एक एक पॉइंट उठाकर यहाँ टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। आप इनको ज़रूर याद कर लें, स्पीड में देख लें बढ़ा के, या चाहे आप जैसे देख लें, और चैनल को ये सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए, ये किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, बॉम्बई बाद केस में, ये आप देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। जो लिखित संविधान है वो किस देश की देन है, ये अमेरिका की देन है, आप सभी जानते हैं।
पहला लिखित संविधान विश्व में अमेरिका ही का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? ये नहीं जोड़ा गया है, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द वहाँ जोड़े गए थे। पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है? किस अनुसूची में वर्णन है? ये 6वीं अनुसूची में वर्णन है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस वाद या केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी? ये विषयों की जो न्यायिक समीक्षा करनी जाएगी आई.आर. कोयलोवाद था। आई.आर. कोयलोवाद था, इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी जो भी केस 9वीं अनुसूची में शामिल हैं। राज्यसभा सीटों में परिवर्तन हेतु किस अनुसूची में संविधान संशोधन अनिवार्य है? राज्यसभा सीटों में जब परिवर्तन होगा तो उसमें किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? ये किया जाएगा चौथी। कौन सी है? चौथी, लास्ट में दिया गया है, चौथी है ना। इसमें ही राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप, जो उपराष्ट्रपति की शपथ है उसका प्रारूप किस अनुसूची में मिलता है? ये मिलता है इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में मिलता है? कोई नहीं। इसकी शपथ का प्रारूप इनमें नहीं है, किसी अनुसूची में नहीं है। 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों जो नगर पालिका संबंधित है, 18 विषयों का जो सूची है वो संबंधित है, किस सूची से संबंधित है? ये इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची से। राज्य सूची के विषय हैं सारे, नगर पालिका, पंचायती राज, ये राज्य सूची के विषय में आते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रिट जारी करने का प्रावधान जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। लोकतंत्र या गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? ये ग्रहण की गई है फ्रांस से। फ्रांस से। राष्ट्रपति द्वारा प्रतिभा, अनुभव, सेवा के संबंध में प्रतिनिधित्व हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुछ लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया? संसद में कुछ लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान ये लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड से ये प्रावधान लिया गया है मनोनीत करने का संसद में। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करने का प्रावधान, विधेयकों को आरक्षित करने का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान ये लिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है ना। आपातकाल का प्रावधान जो है आप यदि याद रखेंगे कि 1935 के अधिनियम से लिया गया है ना। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो प्रावधान है ये लिया गया है रूस से। कहाँ से? रूस से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, जापान के तहत। अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है 100। ठीक है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से अगली बार प्राप्त हो जाए। प्रस्तावना की पहली पंक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित थी? प्रस्तावना की पहली पंक्ति किस देश के संविधान से थी ये? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका तथा हम भारत के लोग करके स्टार्ट होती है तो ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। ठीक है। तो आपको टेस्ट कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं हम अगले टेस्ट के डिस्कशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।